नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th मैथ का अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसे हम लोग स्टूडेंट अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। इसके मैं आप लोगों को 10 VVI ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाने वाला हूं। कितने VVI ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट? 10 VVI ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाऊंगा। मैं भले ही आप लोगों को 10 ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, लेकिन इस 10 ऑब्जेक्टिव के आधार पर आप लोग 20-20 ऑब्जेक्टिव को समाप्त कर सकते हैं। यानी कि भले मैं आपको 10 ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, लेकिन एक एक सवाल पर आप लोग, ठीक है, जैसे ये 1 नंबर का सवाल है ना, इस पर आप लोग 2-2 सवाल 3-3 सवाल करके बना लेंगे, ठीक है। और इसी सब टाइप का एग्जाम में आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगेगा तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला प्रश्न से। देखिए स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव का होगा, मैं बता दूँ यहाँ पर है कि भाग विधि एल्गोरिथम जिसमें होता है कि a बराबर BQ प्लस R में b बराबर 4 दिया गया है, q बराबर 5 है और r बराबर 1 है, तो 1 का मान क्या होगा? ठीक है स्टूडेंट, पहले आप लोग समझिए कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम होता है, यहाँ पर समझिएगा, a बराबर होता है BQ प्लस R, ठीक है। BQ प्लस क्या होता है? R होता है, जो कि यहाँ देखिए हम लोगों का भाग विधि एल्गोरिथम का सूत्र दिया गया है a बराबर BQ प्लस R, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखिए यहाँ क्या दिया गया है, b का मान कितना है स्टूडेंट? तो b का मान 4 है, तो a की जगह पर a लिख दीजिए, b की जगह 4 है तो 4 दे दीजिए। यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ गुना है, ठीक है। इंटू का अर्थ गुना होता है। और q का मान कितना है? तो 5 दिया गया है, प्लस में r का मान कितना दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों? तो 1 दिया गया है, तो 1 लिख दीजिए। और हमसे पूछा है कि a का मान क्या होगा, तो a का मान देखिए क्या होगा, a बराबर है तो a दे दिए, गुना कीजिए, 5 चौके 20, अब 20 में जैसे ही हम प्लस को 1 करेंगे तो a बराबर मेरा 21 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 21। अर्थात a का मान कितना आया? 21 आया। देखिए ऑप्शन में कि a का मान 21 कहाँ है, देखिए यहाँ a बराबर तो यहाँ 20 है, b बराबर 21, अर्थात b नंबर सही होगा। ये हम लोग का सही आंसर है। समझ में आया? अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक जरूर कर दें। समझ में आ गया ना? यार फिर से आप लोग एक चीज़ समझिए कि मैं जो ये प्रश्न करा रहा हूँ ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। आप लोग एक एक सवाल पर 2 से 3-3 सवाल को बना सकते हैं, क्योंकि जो भी प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ काफ़ी सिलेक्टेड है। सोचिए पूरा चैप्टर में से लगभग मैं 270 ऑब्जेक्टिव को रियलाइज किया और 270 में से मैंने 10 प्रश्न को सिलेक्ट किया हूँ, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए हर एक चीज़ को आप लोग समझिएगा। चलिए दूसरा नंबर का प्रश्न बताइए कि रूट अंडर 64/81 प्लस रूट अंडर 16/9 है। अर्थात वो कौन सा संख्या है? ए में दिया गया है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आइए पहले इसे आप लोग सोल्व करते हैं इसे, ठीक है। आप लोगों के माध्यम से इसे सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, रूट अंडर, तो यहाँ लिख लीजिए, समझिएगा इधर ध्यान से, जहाँ जहाँ मेरा हाथ मूव करेगा वहाँ वहाँ देखना है, ठीक है। देखिए यहाँ है रूट, तो हम लोग यहाँ फटाक से रूट लगा दिए। क्या है? 64/81 तो लिख दिए, ठीक है। फिर क्या है स्टूडेंट, देखिए प्लस देखे है रूट अंडर 16/9 है। कितना है? 16/9, ठीक है। चलिए ऐसा रहेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए ये जो रूट अंडर है इसको आप लोग तोड़िए। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ थ्योरी बता रहा हूँ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा कभी भी रहेगा तो रूट बांट दीजिए। बांटने का मतलब ये हुआ कि ये रूट 64 के लिए भी है और ये रूट 81 के लिए भी है, इसलिए आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, रूट अंडर 64 बट्टे रूट अंडर 81 कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए प्लस है तो प्लस, रूट अंडर 16 कर दीजिए, रूट अंडर 9 कर दीजिए। बोलिए कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? यहाँ पर समझिएगा, देखिए इसका वर्गमूल कीजिए तो 64 का वर्गमूल होता है 8, ठीक है, और 81 का होता है वर्गमूल 9। अर्थात आप लोग इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम रूट को तोड़ दिए। रूट को क्या किए मेरे प्यारे बच्चों? रूट को तोड़ दिए। तो रूट को तोड़े तो 64 से तोड़े तो 8 आया, 81 से तोड़े तो 9 आया, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। फिर देखिए 16 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4 चौके 16, 4 आएगा, 3 तिया 9, यहाँ रूट भूल गया, ठीक है, 3 होगा। अब देखिए भिन्न का जोड़ तो आप लोग अच्छा तरीका से जानते होंगे। चलिए इसका भिन्न का जोड़ कीजिए, 9 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा?
9 ही होगा। कितना होगा? 9। 9 एकम 9, 8 से गुना किए तो ये हो जाएगा 8, प्लस है तो प्लस, इसको इससे भाग दीजिए तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 बार में ना, तो 4 तिया 12 हो गया। कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 12 हो गया। अब जोड़िए, 12 में जब हम लोग 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? जवाब देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए 12 में जब हम लोग 8 को जोड़ते हैं तो मेरा हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा? 20/9। 20/9 हम लोग का क्या होगा? परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या? आप जानते हैं ना कि इसे हम लोग अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश, ठीक है। और नीचे वाला को हर कहते हैं। ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। और स्टूडेंट, अंश को ही हम लोग पी कहते हैं और हर को ही क्या कहते हैं? तो क्यों कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और परिमेय संख्या हम लोग किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सके, ठीक है। P/Q के रूप में लिख सके, लेकिन Q का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या यहाँ Q का मान 0 आया? Q का मान मेरा कितना है? 9 है। और ये जो P का मान मेरा कितना है? 20 है। अर्थात P/Q अंश बट्टे हर के रूप में आया। और अगर अंश बट्टे हर के रूप में आ गया तो मेरा परिमेय संख्या होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तो परिमेय संख्या कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है परिमेय संख्या। समझ में आया ना? इस तरह से जब भी सवाल लगा तो कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसको रूट को तोड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर का सवाल हम लोग करते हैं। काफ़ी मज़ा आएगा स्टूडेंट। तीसरा नंबर का सवाल देखिए, हो सकता है एग्जाम में ना इस प्रश्न के स्थान पर कोई और प्रश्न भी हो सकता है। बाय द वे, जैसे यहाँ 64 है ना, तो 64 की जगह 100 हो सकता है। मैं आपको बता दूं कैसे प्रश्न बन सकता है। 64 के स्थान पर यहाँ 100 हो सकता है, यहाँ पर जो है कि 9 हो सकता है। मैंने कुछ भी हो रहेगा तो आप घबराएंगे नहीं, रूट को तोड़ देंगे। रूट को तोड़ने के बाद अगर वो रूट में निकला तो समझिए वो अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि अक्सर संख्या जो रूट में हो वो अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय। लेकिन वो पूर्ण रूप से टूटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि कहिएगा सर ये रूट अंदर 4, आप बोले थे कि रूट वाला संख्या अपरिमेय होता है और ये अपरिमेय कहाँ है? बिल्कुल बाबू, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। मैंने अभी ये भी कहा ना कि ये टूट जाएगा, अगर पूरी टूट जाएगा तो परिमेय संख्या होगा। जैसे देखिए इसको अगर हम लोग तोड़े तो 2 गुना 2 के फॉर्म में जोड़ा से 1 2 बाहर निकल गया और 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, अर्थात P/Q परिमेय संख्या हो जाएगा। समझ में कि नहीं यार? चलिए आगे देखिए यहाँ पर, ठीक है। तीसरा नंबर का सवाल है कि 0.57 पर आवर्त, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम आवर्त है, भूलेंगे नहीं। क्या नाम है? मैं यहाँ लिख दूँ आवर्त, ठीक है। आवर्त नाम है। या स्टूडेंट इसे हम लोग वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग वार भी कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए क्या है प्रश्न कि 0.57 पर आवर्त का दशमलव का रूप क्या होगा? पूछा है कि दशमलव का रूप मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या होगा। तो आइए इसे हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इसको इरेज कर ले, क्योंकि लिखना भी तो होगा। अगर मिटाएंगे नहीं तो स्टूडेंट लिखेंगे कहाँ? स्टूडेंट आप मेरे इस वीडियो को कहाँ से देखते हैं प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर क्या है कि 0.57 का सरलतम रूप क्या होगा? सरलतम रूप का मतलब होता है कि उसका पूरा आसान कर दीजिए, उस सवाल को आप पूरा आसान कर दीजिए, जो निकलेगा वही सरलतम रूप होता है। अर्थात उसका आंसर पूछ रहा है क्या होगा, तो जवाब दीजिए कि 0.57 पर जो ये आवर्त है ना, ये आवर्त का सरलतम रूप क्या होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए क्या है सवाल। देखिए 0.57 पर आवर्त है, तो अगर इस टाइप का संख्या कभी भी एग्जाम में रहे आप लोगों को, तो देखिए क्या करना है। 0 है तो 0 से कोई मतलब नहीं रखना है, 5 7 है तो 5 7 दे दीजिए। अब देखिए कितना संख्या पर आवर्त है, जितना संख्या पर आवर्त रहेगा नीचे में उतना 9। जैसे कि यहाँ पर 2 संख्या पर आवर्त है तो नीचे 2 गो 9 होगा, तो इस तरह से 2 9 डाल दीजिए और यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। देखिए क्या यह ऑप्शन में है यहाँ पर ऐसा क्या? 19/33 है, 57/30 है, 57/100 है और 19/20 है। तो कहिएगा सर ये ऑप्शन में तो नहीं है। अरे बाबू ऑप्शन में है, इसको कटाइए। देखिए ये 3 से कटेगा, अगर इसको आप लोग इस तरह से कटाइएगा तो ये 3 से कटेगा, ठीक है। 19 तिया 97, ठीक है। 19 तिया 97 और क्या हो जाएगा? 33 किससे कटेगा? 33 तिया 99, कटा कि नहीं कटा? आप इसे 3 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 19 तिया 97 आएगा, ठीक है। 19 तिया 97 बट्टे, ठीक है, 33 तिया 99। तो इसलिए देखिए ये ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में देखिए होगा, देखिए यहाँ पर है ना, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर कल हो के एग्जाम में इस टाइप से प्रश्न फंस जाए, ठीक है, इस टाइप से अगर प्रश्न फंस जाए तो क्या कीजिएगा। मान लीजिए रहेगा 0.85 पर आवर्त रहेगा। किस पर आवर्त रहेगा? 5 पर आवर्त रहेगा और कहेगा कि इसका सरलतम रूप क्या है। तो देखिए कैसे करना है।
का तो कोई है नहीं अर्थ, इसको हटा दीजिए। देखिए क्या है यहाँ 8 5 है, तो 8 5 लिख दीजिए। मैंने अभी आपको क्या कहा कि जितना संख्या पर आवर्त रहेगा उतना 9 होगा। तो यहाँ पर एक संख्या पर आवर्त है तो यहाँ पर एगो 9 डाल दीजिए, डाल दिए। अब देखिए जितना संख्या इधर देखिए, इधर 8 है और 8 पर आवर्त नहीं है, अर्थात जिस संख्या पर आवर्त नहीं रहेगा ना उसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से घटा देंगे, अर्थात इस तरह से घटा देंगे। समझ में आया? नीचे 9 है तो नीचे 9 हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए 85 में से 8 को घटाइएगा तो कितना आएगा, 77 आएगा। क्या? बिल्कुल 77 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 77/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 77/9। समझ में आया कि ना आया? इस तरह से आप लोग सवाल को सोल्व कर सकते हैं। समझ में आया कि ना आया? फिर से समझिए कि जो संख्या पर आवर्त रहेगा नीचे में उतना 9 डालेंगे। जैसे यहाँ देखिए 2 संख्या पर आवर्त है तो वही संख्या लिख के नीचे डबल 9 डाल दिए। कटेगा तो कटा दीजिए, नहीं कटेगा तो आप लोग ऑप्शन में खोजिए कि वो दिया गया है या फिर नहीं दिया गया, तो वही उसका राइट आंसर होगा। या नहीं तो अगर एग्जाम में ऐसे रहेगा कि 0.85 रहेगा और एक संख्या पर आवर्त रहेगा तो ये संख्या ज्यों का त्यों लिखेंगे और जितना संख्या पर आवर्त है उतना नीचे 9 डाल देंगे। और जिस संख्या पर आवर्त नहीं है वही संख्या यहाँ लिख के घटा दीजिएगा। अगर यहाँ 10 रहेगा तो 10, 20 रहेगा तो 20, 30 रहेगा 30, घटा देना है बस। देखिए घटाएं तो 77/9, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। और स्टूडेंट आप लोग कमेंट करके बताइएगा एक तो, ठीक है? मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, आप लोग इसका जवाब कमेंट करके बताइएगा तो क्या होता है। देखिए अगर इस टाइप से रहेगा कि 0.962 रहेगा, क्या रहेगा, 0.962, और इस दोनों पर आवर्त रहेगा तो आपको क्या करना है, मैं आपको फिर से समझा दूं। स्टूडेंट देखिए 962 है तो 2 दे दीजिएगा। कितना संख्या पर मेरे प्यारे बच्चों आवर्त है, 2 संख्या पर आवर्त है तो नीचे 2 को 9 दे दीजिए। कितना संख्या पर आवर्त नहीं है तो देखिए इसके बगल में एगो 9 है तो उस पर आवर्त नहीं है तो यहाँ पर आप 9 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, इससे इसको घटा के यहाँ लिख दीजिए, नीचे में जो 99 है तो 99 डाल दीजिए। और क्या होगा इसका रियल आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। देखते हैं किसमें कितना है दम। ठीक है, चलिए अब कौन सा होगा स्टूडेंट, यहाँ पर 144 होगा। हो सकता है एग्जाम में मान बदल दे तो आप लोग घबराएंगे नहीं। समझ में आ गया ना? चलिए 4 नंबर का प्रश्न क्या स्टूडेंट कि 144 की अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। 2 का मेरे प्यारे बच्चों 2 का घातांक जो है कि 2 का घातांक क्या होगा, 2 का घातांक क्या होगा। समझ में आया कि नहीं आया? वही पूछ रहा है कि अगर हम लोग 144 का अभाज्य गुणनखंड करें तो उसमें 2 का घातांक कितना होगा। तो चलिए समझा देते हैं 2 का घातांक कितना होगा। ठीक है, इस टाइप से प्रश्न बन सकता है। हो सकता है यहाँ 244 के 144 की जगह 244, 572, 672 हो, और यहाँ 2 की जगह हो सकता है कि 3 का कितना घातांक होगा, 5 का कितना घातांक होगा, 6 का कितना घातांक होगा। तो आप लोग घबराएंगे बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा तो समझिए यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए 144 है ना, तो 144 को लिख दीजिए। कोई दिक्कत? लिख दिए, बोलिए यस सर। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करना शुरू कीजिए। अभाज्य गुणनखंड करने तो आप लोग बचपन से ही जानते होंगे। तो चलिए इसे हम लोग 2 से भाग लगाते हैं। तो 7 बार में 14, 2 दूनी के 4, यानी कि 72 दूना 144, 72 दूना 144। फिर इसे हम लोग 2 से लगाएंगे तो 36 दूना 72 होता है कि नहीं होता है। देखिए 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7। फिर इससे हम लोग क्या करेंगे, 2 से कीजिए तो 2 से करेंगे तो कितना बार में, 18 दूनी 36, तो 18 बार में। फिर 2 से लगाएंगे तो 9 बार में। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 3 के 9, 3 से लगाएंगे तो 1 बार में। तो यहाँ क्या पूछा है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का कितना घातांक होगा। तो यानी कि इसको पहले घातांक के रूप में लिखिए। क्या है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, फिर क्या है 3 गुने 3, 3 गुने 3 लिख दिया ना। कितना 2 है, 1 2 3 4 का 2 है तो 2 पे पावर 4 और गुना 3 पे पावर 2। तो घातांक रूप देखिए क्या है, 2 का घातांक कितना हो जाएगा, तो 2 का घातांक 4 मेरे प्यारे बच्चों 4 है। तो देखिए 4 कहाँ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज स्टूडेंट आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए 5वां नंबर का प्रश्न बताएंगे आप लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पर है कि 18 क्या है, 18 तथा 72 का मौसो क्या होगा। मौसो आप लोग जानते हैं ना स्टूडेंट, मौसो आप लोग जरूर पढ़े होंगे। अभी मैं आप लोगों को भाग विधि व गुणनखंड विधि दोनों विधि से क्या बताने वाला हूँ, तो मौसो बताने वाला हूँ। चलिए समझिए, इसे थोड़ा सा मैं इरेज कर लूँ। मेरा डस्टर कहाँ चल गया, देखिए स्टूडेंट यही है मेरा डस्टर। इसी से हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, मिटा डालते हैं। चलिए
आप लोग जवाब दीजिए स्टूडेंट कि आप लोग का स्कूल में कैसा डस्टर है। उम्मीद है वही सरकारी डस्टर होगा और क्या होगा, ठीक है। वहाँ पर कोई तो ये कपड़ा वगैरह लेके तो जाएगा नहीं। चलिए, क्या प्रश्न था कि 18 तथा 72 का ये मौसो क्या होगा ना। 18 तथा कितना है 72 है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। किस विधि से बनाइएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं गुणनखंड विधि, गुणनखंड, ठीक है स्टूडेंट। गुणनखंड विधि से आप लोग को बता रहे हैं क्या होगा। देखिए यहाँ पर कितना का है 18 तथा 72 बोला है ना। सबसे पहले 18 को तोड़िए। 18 को अगर आप तोड़ते हैं, देखिए मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, अच्छा समझिएगा। इसको 2 से तोड़िएगा तो कितना बार में होगा, 9 दूनी 18, 9 बार में। फिर इसको 3 से तोड़िएगा तो 3 तिरी 9, 3 से तोड़िएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो यहाँ लिखिए 18 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 आया ना, बिल्कुल आएगा। फिर क्या है यहाँ देखिए तो नीचे 72 है। चलिए 72 को तोड़ते हैं, 2 से तोड़िए तो 36 दूना 72, 6 दूनी 12 2, हासिल 1 3 दूनी 6 1 7, ठीक है। फिर 2 से तोड़िए तो कितना बार में आएगा 18 दूनी के 36 मेरे प्यारे बच्चों, 18 दूनी 36। फिर इसको अगर हम 2 से तोड़ते हैं तो 9 दूनी के 18, ठीक है। फिर 3 से तोड़िए तो 3 तिया 9, कितना हो जाएगा 3 तिया 9। और फिर अगर हम लोग इसे बाबू लोग 3 से तोड़ते हैं तो 3 एकम 3, देखिए सही तोड़े है कि नहीं। 2 दूनी 4, यहाँ देखिए 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूना 72, यानी कि ठीक है। चलिए क्या क्या है लिख लेते हैं। 72 है तो 72 डाल दीजिए, लिखिए 2 गुना, ठीक है। क्या लिखेंगे 2 गुना, फिर 2 गुना, फिर 2 है तो 2 गुना 3 गुना 3, बोलिए लिख दिया ना। चलिए इस तरह से हम लोग लिख दिए 1 2 3। तो यहाँ 3 को 2 है तो 3 को 2 दे दिए, 2 को 3 है तो 2 हम लोग यहाँ 3 डाल दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों में जो मिलता जुलता शब्द है उसे हम लोग बाहर करेंगे। क्या करेंगे, दोनों में जो मिलता जुलता शब्द है उसे बाहर करेंगे। जैसे कि 18 72 में से देखिए यहाँ 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो हम 2 को बाहर कर लिए, ठीक है। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है तो 3 को बाहर किए। वैसा संख्या को बाहर करना है जो दोनों में उपस्थित हो, ठीक है। फिर यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है तो हम लोग 3 को बाहर कर लिए। ये मोसो का रूल होता है, ना कि लोसो का। चलिए गुना कीजिए तो 3 तिया 9, ठीक है। और सॉरी हाँ 3 तिया 9 इधर से कीजिए, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, तो 18 इसका मोसो हो जाएगा। देखिए तो 18 मोसो में है, बिल्कुल यहाँ पर है। तो स्टूडेंट ये गुणनखंड विधि हुआ। कौन सा विधि हुआ, गुणनखंड विधि। हो सकता है कि एग्जाम में 18 की जगह 20 25 हो, 26 43 हो, 50 49 हो, 51 52 हो, 200 500 कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग बनाएंगे जरूर। आइए मैं आप लोग को गुणनखंड विधि से तो बता दिए। अब आइए मैं आप लोगों को भाग विधि से बताता हूँ। अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है स्टूडेंट, क्या करना है आप लोग खुद जान रहे हैं। चलिए सबसे छोटा संख्या को इस रूप में, जो बड़ा संख्या उसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। भाग दीजिए, भाग देंगे इसको, कितना बार में लगेगा बताइए तो। 18 चौके 72, 4 बार में 72, ठीक है। इस तरह से कट गया। तो किसके वजह से पूरा भाग ये कट गया, किसके वजह से, तो 18 की वजह से ये कटा, इसीलिए मेरा मोसो होगा, ठीक है। इतना इजी, मोसो बराबर मेरा हो जाएगा 18। आई होप आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट। आइए 5 नंबर तक तो हम लोग को देख लिए। अब आइए स्टूडेंट 6 नंबर को देखते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं स्टूडेंट कि 6 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है स्टूडेंट। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार जो है कि शांत होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले है कि 14/2 पे पावर 0 गुना 3 पे पावर 0, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। या फिर 9/5 पर पावर 1 गुना 7 पर पावर 2, इसका होगा। या फिर 8/2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 2, इसका होगा। या फिर स्टूडेंट डी नंबर में क्या है 15/2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 3, इसका होगा, ठीक है। पूछा दशमलव प्रसार शांत किसका होगा। पहले आप लोग समझ लीजिए कि शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, ठीक है। देखिए जो शांत दशमलव प्रसार होता है ना स्टूडेंट, वो क्या होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी संख्या को भाग दिए तो वो जो है ना अंत में कट जाएगा, अर्थात पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है। या नहीं तो उसका जब आप लोग निकालिएगा ना, जो भागफल होगा उसका वो शांत रहेगा। जैसे कि समझिए यहाँ पर हम यहाँ पर लेते हैं 5, यहाँ पर लेते हैं 2, तो इसको अगर हम लोग इससे भाग लगाते हैं तो 2 दूनी 4, देखिए यहाँ कट गया, कटा ना। फिर यहाँ पर देखिए मतलब घट के 1 हुआ, दशमलव देके यहाँ 0 दिया और 5 बार में 10 खत्म हो गया। यानी कि दशमलव के बाद तक
ठीक है, चाहे दशमलव से पहले या फिर दशमलव के बाद भी अगर पूरा पूरी कट जाए तो उसे हम लोग कहते हैं शांत दशमलव। तो ये हम लोग का शांत दशमलव हो जाएगा। लेकिन बहुत सारा संख्या ऐसा होता है जिसे आप लोग भाग देते देते थक जाइएगा, ठीक है, पूरा पूरी नहीं कटेगा, दशमलव बैठा बैठा के भी कटाइएगा तो नहीं कटेगा, तो उसे ही हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो वही यहाँ पर पूछा है कि किसका दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, तो चलिए समझ जाइए आप लोग स्टूडेंट कि दशमलव प्रसार शांत होने का एक कंडीशन है। दशमलव प्रसार शांत होने का एक कंडीशन है कि जो भी संख्या रहेगा ना वो 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप में होगा। अगर कोई भी संख्या का घातांक के रूप 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप में हो तो वो दशमलव प्रसार शांत होगा। अर्थात यहाँ देखिए 2 है तो 2 रहेगा और ये n के जगह पर कोई ना कोई संख्या होगा, जैसे 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। और गुना यहाँ 5 पे पावर जो है कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना होगा स्टूडेंट, क्या 2 पे पावर 2 पे यानी देखिए 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के अतिरिक्त इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर वैसा हो तो वो दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 पे पावर 3 तो है लेकिन यहाँ पर 3 आ गया, अगर यहाँ 5 रहता तो ये भी शांत होता है। यहाँ देखिए 5 तो है लेकिन 3 नहीं है, यहाँ पर 3 तो है लेकिन 5 नहीं है, अर्थात इस रूप में होना चाहिए 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप में होना चाहिए, जो कि कहाँ पर देखने को मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। यहाँ देखिए 2 पे पावर 2 अर्थात 2 पे पावर n के रूप में गुना 5 पे पावर m के रूप में। देखिए ना n के स्थान पर 2 है और m के स्थान पर 3 है, अर्थात ये दशमलव प्रसार शांत होगा। समझ में आया? इस चीज़ को मायने बैठा लीजिए, कई बार एग्जाम में जो है कि ये प्रश्न बन चुका है, क्योंकि आपको पता है कि मैं टोटल प्रश्न में से सिलेक्ट करके लाया हूँ। समझ में आया किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका नहीं होगा? ठीक है स्टूडेंट, चलिए आइए हम लोग इसे इरेज कर लेते हैं। कहाँ चल गया मेरा इरेजर? ठीक है, आप लोग मेरा इरेजर देखे थे ना कितना गजब है। चलिए स्टूडेंट, नहीं मिल रहा है, हाथे से मिटाना पड़ेगा। चलिए अब जवाब देंगे स्टूडेंट, 7 नंबर का जवाब दीजिए। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। यहाँ पर है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, m क्या है? धनात्मक पूर्णांक। समझिए क्या होता है, कौन सा पूर्णांक? धनात्मक। मेरे प्यारे बच्चों, धनात्मक पूर्णांक हम लोग किसको कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक है। तो देखिए धनात्मक पूर्णांक का मतलब हुआ कि उसमें ऋणात्मक अर्थात माइनस नहीं होना चाहिए बाकी सब संख्या, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अनंत तक उसमें माइनस नहीं लगा। जैसे ही इसमें माइनस लग गया तो ये मेरा ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक। तो वही यहाँ पर पूछा है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि ये सब जो है ना, देखिए m बराबर ये 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि ये सब तो धनात्मक पूर्णांक है ना, तो m के जगह पर आप कुछ भी ले सकते हैं। वही है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? धनात्मक विषम पूर्णांक का इसमें से रूप क्या होगा बताइए? ठीक है, बताइए। 4m + 2 होगा, या फिर 4m + 4 होगा, या फिर 4m + 1 होगा, या फिर कोई नहीं होगा? तो आइए मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है कि धनात्मक पूर्णांक हम लोग का m दिया गया है ना, तो क्या करना है? विषम पूर्णांक का रूप पूछा है, क्या होगा विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या है? 4m, अब प्लस में 2 है तो m का मान क्या है? धनात्मक है ना। देखिए यहाँ पर m का मान धनात्मक है तो यहाँ पर कुछ भी रखिए। 4 है तो 4, m का धनात्मक मान कुछ रखिए, जैसे कि यहाँ पर आप लोग 1 रख के देखिए। 4 इंटू यहाँ कुछ नहीं तो गुना 1 अब प्लस में 2 कीजिए तो क्या होगा? 4 एकम 4 अब प्लस में 2, तो 4 2 6, तो 6 क्या हो जाता है? ये तो सम होगा ना, ये सम पूर्णांक हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या बोला हमको? विषम पूर्णांक निकालने के लिए। तो सम संख्या विषम संख्या आपको पता है 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरह से ये सब सम पूर्णांक है। और 1 फिर 3 फिर 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ये सभी क्या है? विषम पूर्णांक है। तो ये तो होगा नहीं, अर्थात ये गलत होगी। अभी हम लोग यहाँ देखिए करके देखें ना, m कोई भी पूर्णांक रख लीजिए, या फिर आप यहाँ 2 रखिए। देखिए 4 दूनी 8 और 8 2 10, यहाँ 10 होता है तो 10 भी तो सम पूर्णांक है ना, तो यानी ये नहीं चलेगा, ये नहीं होगा। ठीक है, हमको विषम पूर्णांक वाला खोजना है। तो यहाँ देखिए 4 फिर क्या है? फिर देखिए 4m + 4, 4m + में 4, देखिए करके देखिए तो m के जगह कुछ भी रखिए, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी रखिए, विषम आ गया तो समझिए वही सही है। 4 है तो 4,
m के जगह पर क्या रखिएगा, गुना के रूप में। चलिए 2 लेके देखते हैं, प्लस में 4। देखिए यहाँ 4 दूनी 8, प्लस में 4, 8 4 12 हो जाता है। तो 12 भी तो नहीं होगा ना, 12 हम लोग का समपूर्णांक है ना। इसी की जगह पर आप 3 रख के देखिए, फिर भी नहीं होगा। देखिए 4 तिया 12 हुआ ना जी, 4 तिया 12, 12 4 12, 13 14 15 16, 16 होता है। तो 16 भी तो समपूर्णांक है, अर्थात ये भी नहीं होगा। ये करके देखिए 4 नंबर का, देखिए तो करके क्या है, 4 नंबर में है 4m प्लस में 1 है। इसको कीजिए, देखिए स्टूडेंट 4 है तो 4 है। m हम लोग का धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 खले ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। गुना डालिए, m के जगह पर हम लोग 1 लेके देखते हैं, प्लस में 1। देखिए 4 एकम 4 और प्लस में 1 बराबर 5। वाह, मिल गया आंसर। ठीक है, देखिए विषम पूर्णांक पूछा था हम, तो विषम पूर्णांक तो 5 विषम पूर्णांक है ना। क्या है समझ में आ कि नहीं आया। चलिए इसी की जगह आप लोग 2 लेके देखिए, तो 4 दूनी 8, 8 1 9, 9 भी क्या हम लोग का विषम पूर्णांक है। इसी की जगह 3 लेके देखिए, 4 तिया 12, 12 1 13 होगा कि नहीं होगा। इसी की जगह आप लोग 6 लेके देखिए, क्या होगा, 6 चौके 24, 24 1 25, और 25 क्या है, विषम पूर्णांक है ना। समझ में आया, विषम पूर्णांक का रूप इसी तरह से होगा। या फिर आप लोगों से इसी तरह से पूछेगा कि सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। सम पूर्णांक का जब रूप पूछेगा तो आप लोग इसी तरह से कैलकुलेशन कीजिएगा, जो अभी मैंने यहाँ कैलकुलेशन बताया ना, कर करके देखिएगा। क्योंकि हो सकता है कि हर बार चेंज करके दे आप जो तैयारी, जैसे कि अभी मैं ये बताया, यहाँ इस रूप में नहीं देगा, हो सकता है ये रूप ही बदल दे, 4 की जगह 6 डाल देगा, 7 डाल देगा, तो वहाँ तो आप कर पाइएगा नहीं। इसीलिए वहाँ पर ये कैलकुलेशन को आप लोग को याद रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट, समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा कि यस सर। स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ कि मैथ का जैसे ये पहला चैप्टर का 10 ऑब्जेक्टिव बताए ना, इसी तरह मैं पार्ट ये जो है कि अगला चैप्टर जो दूसरा चैप्टर है मैथ का, उसका भी 10 गो, फिर तीसरा चैप्टर भी 10 गो, यानी कि सबका 10-10 गो ऑब्जेक्टिव बताएंगे। खतरनाक। और एक सवाल पर आप लोग 2 से 3 4 5 सवाल, कई सवाल बना सकते हो। वैसे वैसे सवाल मैं सिलेक्ट करके लाऊंगा केवल आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं। चलिए आइए, ये देख लिए। अब समझिए 8 नंबर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है कि 2 संख्या, पहले इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम यह कपड़ा से मिटा लेते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए जवाब दीजिए। यहाँ पर क्या है, 2 संख्याओं a और, ठीक है, 2 संख्या है, 2 संख्या a और दूसरा संख्या है 18। a और 18 का लॉस अर्थात LCM 36 तथा मौसो 2 है। ठीक है, लॉसो कितना है, 36 है और मौसो 2 है। तो a का मान पूछा है ज्ञात करने। किसका मान पूछा है ज्ञात करने, a का मान। अगर कभी भी 2 संख्या जहां भी दिखे, क्या दिखे, 2 संख्या, तो आपको सबसे पहले ये लिखना है, एक सूत्र होता है याद रखिएगा, पहली, समझिए ध्यान से बच्चों, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुना HCF होता है। याद रखिएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF होता है। ठीक है, जिसमें पहली संख्या यहाँ क्या है, 2 संख्या, जिसमें पहला संख्या a है तो a रख दीजिए, गुना दूसरी संख्या कितना है 18, तो 18 रख दीजिए, बराबर LCM कितना है, देखिए LCM अर्थात लोसो, तो लोसो है हम लोग का 18, तो यहाँ 18 दे देंगे, गुना HCF कितना है जी, HCF 36 है, तो यहाँ डाल देंगे 36। बोलिए कोई दिक्कत बाबू, दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए। देखिए गुना वाला कभी भी अगर बराबर के उस पार जाता है तो वो भाग में जाता है मेरे प्यारे बच्चों, गुना वाला बराबर के उस पर भाग में जाता है। तो चलिए a को हम रख लेते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, जगह नहीं है फिर भी, चलिए हटाइए। 18 गुना 36, ये किस में है, गुना में, बराबर की इधर आया तो भागा में, वही है ना जी, 18 ये है ना। चलिए मौसो कितना है जी, मौसो 2 है मेरे प्यारे बच्चों, मौसो कितना है तो 2 है, बोलेंगे नहीं, चलिए गलत हो जाता अगर हम लोग सही नहीं करते। तो मौसो अर्थात HCF, मौसो अर्थात HCF, इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ लिखिए देते हैं लोसो, ये हो जाएगा हम लोग का मौसो, लोसो और मौसो, समझ में आ गया, लोसो मौसो। तो मौसो कितना है, 2 है ना। चलिए तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2 हो जाएगा। तो चलिए कटाइए, तो देखिए 18 दूना 36 कीजिए, 18 दूना 36, 36 बट्टे 18, इसको जब काटेंगे तो 18 का 18, 18 दूना 36, 2 बार में कट गया, यानी 2 कहाँ है, देखिए तो 2 a में है। समझ में आया, हो गया, 2 निकल गया ना, हो गया। इसी तरह से आप लोगों को हो सकता है कि एग्जाम में यहाँ पर कुछ और दे दे, यहाँ कुछ और दे दे, कुछ अलग अलग मान दे दे, तो कैसे निकालिएगा, तो यही ट्रिक है। नहीं तो यहाँ देखिए 18 से 18 काट दीजिए, डायरेक्ट 2 आंसर। समझ में आया ना, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आइए अब हम 9 नंबर का प्रश्न समझाते हैं स्टूडेंट। आप लोग बताएंगे
कि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, क्या आप लोगों ने देखा? अगर नहीं देखे हैं बाबू तो जाइए जाके देखिए, उसका लिंक प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि सभी सब्जेक्ट जैसे कि हिंदी का ऑल ऑब्जेक्टिव मैंने समाप्त कर दिया है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी सभी का VVI ऑब्जेक्टिव समाप्त कर दिया है। मैथ्स का बचा है तो अभी मैं रोज़ लेके चलता हूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है 9 नंबर का, देखिए यहाँ क्या है, समझेंगे ध्यान से कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं समझिए, परिमेय विस्तार से बता रहे हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q अर्थात P का मतलब हो गया अंश और Q का मतलब हो गया हर, वैसी संख्या जिसे P/Q अर्थात अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकेंगे। क्या करेंगे? लिख सकेंगे, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन आपको याद रखना है ये Q का जो मान है ये बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ 0 अगर आ गया तो परिमेय संख्या नहीं होगा, ये परिमेय संख्या कहता है। और अपरिमेय संख्या क्या कहता है? ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या कहता है? जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो मेरा अपरिमेय संख्या कहलाता है बाबू लोग, ठीक है। जैसे कि √7, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या हो गया। समझ में आ गया? पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 होता है और ये परिमेय संख्या है। समझिए ध्यान से, ये जो पाई है, पाई मेरा अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई का मान कितना होता है? 22/7, ये परिमेय संख्या, क्योंकि इसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और पाई अपरिमेय संख्या इसलिए हुआ क्योंकि ये एग्जैक्ट मान, जब आप लोग इसको भाग दीजिएगा ना, परेशान हो जाइएगा, इसका राइट आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है, निकलते रहेगा दशमलव में, इसलिए इसको जो है कि अपरिमेय संख्या माना गया है। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। तो वही पूछा है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? तो देखिए 6 हम लोग का परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 6, देखिए 6 के नीचे कुछ नहीं है। तो आपका प्यारा विजय सर यहाँ नीचे खड़ा है, देखिए 1 के रूप में। तो ये हो गया मेरा P और ये हो गया मेरा Q, P/Q के रूप में है ये। समझ में आया? वैसी संख्या जो पूरी तरह से शांत हो उसके नीचे हम लोग 1 लगा सकते हैं। जैसे कि 7 के नीचे 1 लगा सकते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13 जो संख्या शांत है उसके नीचे हम लोग 1 लगा सकते हैं। जब 1 लगा दिए तो वो P/Q के रूप में हो गया। देखिए ये रूट वाला संख्या है ना, ये भी हम लोग का क्या है, कई बार क्या होता है, स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जो रूट वाला संख्या होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बात सत्य है कि रूट वाला संख्या अपरिमेय होता है, लेकिन अगर आप उसको तोड़ते हैं और पूरा मान निकल जाता है तो वो परिमेय संख्या होगा। जैसे कि रूट अगर 25 को हम अगर तोड़े तो क्या होगा, √5 × 5 होगा, जोड़ा से 1 बाहर निकालिए तो 5 निकल गया। तो 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि ये P/Q, तो P/Q के रूप में हो गया ना, इसलिए ये √25 मेरे प्यारे बच्चों परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। समझ में आया? वैसी संख्या जिसे हम लोग पूरी तोड़ दें, ठीक है, या फिर एग्जैक्ट मान हो, वो परिमेय संख्या होगा, ठीक है। वैसी संख्या जिसको हम लोग कितना भी तोड़े नहीं टूटेगा, ठीक है, उसका जो है कि अपरिमित रूप आते रहेगा, तो उसे ही हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। समझा भी दिए, ठीक है। रूट वाला संख्या समझ में आया ना, अगर वो पूरी नहीं टूटेगा तो अपरिमेय होगा। जैसे कि √7, इसको तोड़िए तो कभी नहीं टूटेगा ये, इसीलिए ये अपरिमेय होगा। √3 ये कभी नहीं टूटेगा, इसलिए ये भी अपरिमेय होगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। लेकिन अगर √25 को तोड़ते हैं, ठीक है, किसको तोड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर 16 को तोड़ते हैं तो ये टूट जाएगा 4, तो इसलिए ये परिमेय संख्या होगा। समझ में आ गया? चलिए ये बताइए परिमेय है कि अपरिमेय है मेरे प्यारे बच्चों? ये मेरा परिमेय संख्या, क्योंकि देखिए दशमलव उड़ा है तो दशमलव उड़ा के क्या देंगे, 10 होगा। तो देखिए अंश बट्टे हर के रूप में आया ना, इसलिए ये भी हम लोग का क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, √7 इसको आप लोग कभी नहीं तोड़ सकते हैं। अब आप कहिएगा सर इसके नीचे 1 लगा दे, नहीं, हम अभी क्या बोले, जिसको हम लोग निश्चित रूप से नहीं तोड़ सकते हैं, यानी कि इसको अगर आप लोग कितनों खंडित कीजिएगा, कितनों इसका आप लोग वर्गमूल निकालिएगा तो ये नहीं निकलेगा। दशमलव में कुछ न कुछ आते रहेगा, तो इसीलिए हम लोग इसके नीचे 1 नहीं दे सकते हैं। इसके नीचे 1 हम लोग इसलिए दे सकते थे क्योंकि इसको हम तोड़े तो 5 आया, और 5 के नीचे कुछ नहीं तो हम लोग 1 दे सकते हैं, क्योंकि ये पूरी टूट गया, लेकिन ये नहीं टूटेगा, इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं होगा। समझ में आ गया? इसलिए ये हम लोग का क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। आई होप स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक, इन सब पर मैंने अपना वीडियो बना रखा है, जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब कौन सा देखेंगे, 10 नंबर का प्रश्न बताइए स्टूडेंट, थोड़ा सा मिटाना ही पड़ेगा क्योंकि जगह जो है कि बहुत कम है। चलिए कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 10 नंबर का स्टूडेंट,
सब्सक्राइब नहीं किए हैं क्या, करना भूलिएगा ना बाबू। देखिए कितना मेहनत से आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव लाते हैं, ठीक है। चलिए बताइए स्टूडेंट 10 नंबर का कि दो लगातार संख्या का मोसो क्या होगा। दो लगातार संख्या अर्थात क्या होगा बोलिए। दो लगातार 2 3 होगा, 5 7 5 6 होगा, ठीक है, 9 10 होगा, 11 12, 2 आ रहा है लगातार, 13 14 15 16 20 21 और 22 23, 100 101, 1 करोड़, फिर 1 करोड़ 1, क्योंकि लगातार पूछा है ना। 1 करोड़ के बाद 2 करोड़ थोड़ा आता है जी, 1 करोड़ के बाद आता है 1 करोड़ 1। चलिए तो दो लगातार संख्या समझ गया। दो लगातार संख्या का मोसो आपको बताए थे ना। मोसो मतलब मेरे प्यारे बच्चों, मोसो मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो दो लगातार संख्या का मोसो क्या होगा। मोसो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा तो समझिए। दो लगातार लीजिए ना, 2 और 3 ले लीजिए। देखिए ये दो लगातार संख्या है, इसका मोसो निकालिए भाग विधि से, क्योंकि भाग विधि से जल्दी निकल जाता है। भाग लगाइए तो कितना बार में होगा। एक बार 2 एकम 2, एक बार में 2 लगाइए, एक उतरा घेर दीजिए, इसको यहाँ उतारिए। यही होता है मोसो का नियम। 2 बार में 2 कट गया, तो किसके वजह से कटा, 1 के वजह से ना क्लियर हुआ, तो मोसो बराबर आपका 1 हो जाएगा। मोसो बराबर 1, ठीक है। तो दो लगातार संख्या का मोसो 1, देखें मिल गया ना। इसी तरह आप दूसरा करके भी दे सकते हैं। देखिए 5 और 6 का कीजिए, 5 से भाग लगाइए 6 को, तो एक बार में 5, 1 उतरा, ये 5 यहाँ उतरा, 5 बार में 5 क्लियर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो दो लगातार संख्या का मोसो हमेशा 1 होता है स्टूडेंट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो प्लीज़ स्टूडेंट लाइक तो करना ही है, कमेंट करके बताना है कि समझ में आया कि नहीं आया, और आप लोगों को अध्याय 2 चाहिए या नहीं चाहिए। शेयर कीजिए ताकि आपका प्यारा प्यारा भाई बहन जो भी दोस्त है वो पढ़ सके, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे लिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और बेहतर क्लास कर सकूँ, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर।